कल रात मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर की खामोशी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर शोर थमता ही नहीं था। सामने मेज पर रखे उस पुराने लैपटॉप की स्क्रीन अब भी वही एक सवाल पूछ रही थी जो पिछले कई महीनों से मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी मेहनत और अपनी ये छोटी सी सर्विस दुनिया के सामने रख दूं तो लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे, पर हकीकत कुछ और ही निकली। स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में, जहां आज हम जिंदगी के उन उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमें कामयाबी के करीब पहुंचने से पहले ही थका देते हैं। उस रात जब मैंने अपनी चाय का प्याला उठाया तो ठंडी हवा के एक झोंके के साथ बड़े भाई कबीर अंदर आए। उन्होंने मेरी आंखों में वो थकान और वो अनकही उलझन देख ली थी जो शायद मैं खुद से भी छिपा रहा था। उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या आज भी वही लोग नहीं आ रहे वाला रोना चल रहा है। मैंने चिढ़कर अपना सिर हिलाया और कहा कि भाई, मैंने सब कुछ तो सही किया है, फिर भी कोई मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। कबीर भाई पास ही पड़ी उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और बड़े आराम से बोले कि अर्जुन, कभी कभी समस्या ये नहीं होती कि तुम्हारी आवाज धीमी है, बल्कि समस्या ये होती है कि तुम भीड़ के बीच में खड़े होकर चिल्ला रहे हो जहां कोई तुम्हारी भाषा समझता ही नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर चमकती उन स्ट्रीट लाइट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सोचो, अगर तुम मछली पकड़ने जा रहे हो तो क्या तुम समंदर के बीच में जाकर बस अपना जाल फेंक दोगे और उम्मीद करोगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मछली उसमें फंस जाए। मैंने सोचा और कहा कि नहीं, जाहिर है मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी मछली चाहिए। कबीर भाई ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो जानते थे कि अब मेरी समझ की खिड़की खुलने वाली है। उन्होंने कहा कि बस यही तुम्हारी पहली गलती है, तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो और असल में तुम किसी के लिए भी खास नहीं बन पा रहे। सबसे पहले ये सोचना बंद करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है और ये सोचना शुरू करो कि वो इंसान कौन है जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो। वो तुम्हारा ड्रीम कस्टमर कौन है। तुम्हें उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने बिल्कुल साफ देखनी होगी। उसे क्या डर सताता है, उसे रातों को नींद क्यों नहीं आती और वो असल में अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना चाहता है। जब तक तुम उस एक इंसान का चेहरा अपने जहन में नहीं उतार लेते, तुम्हारी हर बात सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगी। मैंने अपने लैपटॉप की तरफ देखा और महसूस किया कि मैं तो बस फीचर्स और डिस्काउंट्स की बातें कर रहा था। मैंने कभी उस इंसान के बारे में सोचा ही नहीं जिसके लिए मैं ये सब बना रहा था। कबीर भाई ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि वो इंसान कौन है, तो अगला सवाल यह आता है कि वो छुपा कहाँ है। वो इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में किस कोने में बैठा है, कौन से ग्रुप्स में बातें कर रहा है, कौन से ब्लॉग्स पढ़ रहा है। तुम उसे वहां ढूंढने नहीं जा रहे, तुम उसे वहां पहचानने जा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी खास महफिल में जाओ जहां सिर्फ तुम्हारी पसंद के लोग बैठे हों। तुम्हें बस ये जानना है कि उनकी महफिल कहां सजती है। मैंने धीरे से पूछा कि भाई, अगर मुझे वो मिल भी जाए तो मैं उसे अपनी तरफ कैसे खींचूं। कबीर भाई ने मेज पर पड़ी उस चीनी की छोटी सी ढेरी की तरफ इशारा किया जिस पर कुछ चींटियां जमा हो रही थी। उन्होंने कहा कि बेट अर्जुन, तुम्हें सही चारा डालना होगा। अगर तुम शार्क पकड़ना चाहते हो तो तुम केंचुए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ ऐसा पेश करना होगा जो उनकी आंखों को ही नहीं, उनके दिल को भी छू जाए। कुछ ऐसा जो उन्हें यह एहसास दिलाए कि तुम उनकी मुश्किल को समझते हो और तुम्हारे पास उसका एक सच्चा रास्ता है। वो चारा सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक वादा है कि तुम उन्हें उस अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे तो उनकी मदद करने का एक जरिया बनना चाहिए था। कबीर भाई की बातें किसी कड़वी दवाई की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की सलाह की तरह लग रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अर्जुन, जब तुम उस सही इंसान को ढूंढ लो
और उसे अपने पास बुला लो तो असली सफर वहां से शुरू होता है। ज्यादातर लोग वही रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार सौदा हो गया तो बात खत्म, लेकिन असल में तुम्हें उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाना है जहां हर कदम पर उसकी जिंदगी में थोड़ी और वैल्यू जुड़ती जाए। इसे एक सीढ़ी की तरह समझो जहां तुम उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जा रहे हो। पहली सीढ़ी शायद बहुत छोटी हो, जहां तुम उसे कुछ ऐसा दो जिससे उसका भरोसा तुम पर गहरा हो जाए, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाए तुम्हारी जिम्मेदारी और उसे मिलने वाला सुकून बढ़ता जाना चाहिए। मैं चुपचाप सुन रहा था और मेरे दिमाग में वो सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स घूमने लगे जिन्हें मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें पैसा नहीं है। कबीर भाई ने मेरी खामोशी को पढ़ा और कहा कि पैसा तो सिर्फ एक नतीजा है अर्जुन। जब तुम किसी को उस मुकाम तक पहुंचा देते हो जहां वो पहुंचना चाहता था, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं, तो वो खुद तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लोग सामान नहीं खरीदते, वो बदलाव खरीदते हैं जो वो सामान उनकी जिंदगी में लाता है। उन्होंने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा कि सोचो, अगर तुम एक डेंटिस्ट के पास जाओ और वो सिर्फ तुम्हारे दांत साफ करके छोड़ दे तो शायद तुम दोबारा न जाओ, लेकिन अगर वो तुम्हें ये यकीन दिला दे कि तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और फिर वो तुम्हें उस मुस्कुराहट तक ले जाने का पूरा रास्ता दिखाएं, तो तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वो रात लंबी थी और कबीर भाई की बातें मेरे अंदर के उन पुराने ढर्रों को तोड़ रही थी जो मैंने सालों से पाल रखे थे। मुझे समझ आने लगा था कि मेरा बिजनेस सिर्फ एक वेबसाइट या कुछ कोड्स नहीं थे, वो एक जीता जागता रिश्ता था जो मुझे उन लोगों के साथ बनाना था जिनकी मैं सच में परवाह करता हूं। मैंने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे टाइप करने की नहीं बल्कि सोचने की जरूरत है। कबीर भाई उठ खड़े हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि याद रखना, भीड़ को अपनी तरफ बुलाना आसान है, लेकिन उस एक सही इंसान का भरोसा जीतना एक कला है, और जब तुम वो कला सीख जाओगे तो तुम्हें कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे और मैं बस उनकी बातों की गहराई में उतरता चला गया, ये सोचते हुए कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरी दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज शाम थी। कबीर भाई की मुस्कुराहट में एक ऐसा सुकून था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि रास्ता चाहे कितना भी धुंधला क्यों न हो, अगर नीयत साफ हो और दिशा सही तो मंजिल खुद चलकर पास आती है। मैंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मेरे अंदर का वो शोर धीरे धीरे एक ठहरी हुई खामोशी में बदल रहा था, एक ऐसी खामोशी जिसमें मुझे अपनी कामयाबी की पहली आहट सुनाई दे रही थी। अभी बहुत कुछ समझना बाकी था। ये तो बस उस सीढ़ी का पहला कदम था जिसे कबीर भाई ने मेरे सामने रखा था। मुझे लग रहा था कि जैसे सालों से बंद पड़े किसी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई हो और ताजा हवा के साथ साथ रोशनी भी अंदर आने लगी हो। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं सिर्फ दौड़ूंगा नहीं बल्कि अपनी हर चाल को एक मकसद दूंगा। कबीर भाई कमरे से बाहर जाने ही वाले थे कि वो रुक गए और मुड़कर बोले कि अर्जुन, कल हम इस बारे में बात करेंगे कि जब वो लोग तुम्हारे पास आए तो उनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि सिर्फ पास बुलाना काफी नहीं होता, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं बस मुस्कुरा दिया और सिर हिलाकर उन्हें विदा किया। रात गहरा गई थी पर मेरी आंखों से नींद गायब थी। उसकी जगह एक नई उमंग और क्लैरिटी ने ले ली थी। मुझे पता था कि यह शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो मुझे न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि मेरी पहचान को भी एक नया मायने देगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मेरे कमरे के फर्श पर पड़ी तो मेरी आंखों में वो भारीपन नहीं था जो पिछले कई हफ्तों से एक बिन बुलाए मेहमान की तरह ठहरा हुआ था। मैं उठकर सीधा बालकनी में गया और देखा कि कबीर भाई नीचे बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर छोटे से काम को भी पूरी तन्मयता और होश के साथ कर रहे हों। मैं नीचे पहुंचा
तो उन्होंने बिना मुड़े ही कह दिया कि आ गए अर्जुन। रात को अच्छी नींद आई या सपनों में भी मछलियां ही पकड़ रहे थे। उनकी इस हल्की फुल्की मजाक ने सुबह की ताजगी को और बढ़ा दिया। उन्होंने पाइप को एक तरफ रखा और हम दोनों वही पास की बेंच पर बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि कल हमने बात की थी कि किसे बुलाना है और कहां से बुलाना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो तुम्हारे पास आए तो उन्हें तुमसे जुड़ाव महसूस क्यों हो? आखिर वो तुम्हारी बात क्यों सुने? मैंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा कि भाई, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास उनकी समस्या का हल है। कबीर भाई हंसे और बोले कि हल तो बहुतों के पास होता है, पर लोग उन्हीं के पास रुकते हैं जिनसे उनका दिल जुड़ता है। तुम्हें सिर्फ एक सर्विस देने वाला नहीं, बल्कि एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनना होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कोई फिल्म स्टार जैसा दिखना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी एक ऐसी पहचान बनानी होगी जिससे लोग खुद को जोड़ सकें। उन्होंने समझाया कि लोग किसी निर्जीव कंपनी से नहीं जुड़ते, वो इंसानों से जुड़ते हैं। तुम्हारी अपनी एक कहानी होनी चाहिए, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हारा संघर्ष हो, तुम्हारी हार हो और फिर तुम्हारी जीत हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें हमें अपनी कमियां नजर आती हैं? अगर तुम खुद को मिस्टर परफेक्ट दिखाओगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम तो उनकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन अगर तुम अपनी उन छोटी छोटी कमियों और गलतियों को साझा करोगे जिन्होंने तुम्हें आज यहां पहुंचाया है, तो उन्हें लगेगा कि तुम उनके अपने हो। मुझे अपनी वो पुरानी आदत याद आई जहां मैं हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी सिर्फ जीत की तस्वीरें डालता था। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि कितनी रातों तक मैं अपनी नाकामियों पर रोया था। कबीर भाई ने मेरी चुप्पी को समझते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हारी यही कमियां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी बैक स्टोरी बताते हो तो तुम लोगों को यह यकीन दिलाते हो कि अगर तुम कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। और फिर बात आती है तुम्हारी आइडेंटिटी की। तुम कौन बनना चाहते हो? क्या तुम एक लीडर हो जो रास्ता दिखाता है, या तुम एक एडवेंचरर हो जो खुद भी नया सीख रहा है और दूसरों को भी साथ ले जा रहा है? शायद तुम सिर्फ एक रिपोर्टर हो जो दुनिया भर की अच्छी बातें बटोर कर ला रहा है। तुम्हें अपनी इस आवाज को पहचानना होगा। जब तुम अपनी आवाज में सच्चाई भरते हो तो वो दूर तक गूंजती है। तभी कबीर भाई ने अपनी जेब से कुछ दाने निकाले और पास ही बैठी एक चिड़िया के सामने डाल दिए। उन्होंने कहा कि सोचो, ये चिड़िया यहां इसलिए आई क्योंकि इसे दाना दिखा, लेकिन ये यहां तभी रुकी रहेगी जब इसे यहां सुरक्षा महसूस होगी। इंटरनेट पर भी लोग ऐसे ही होते हैं। तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल से ट्रैफिक लेकर आते हो, लेकिन वो ट्रैफिक तुम्हारा नहीं है, वो तो बस गुजरते हुए लोग हैं। असली जादू तब होता है जब तुम उस ट्रैफिक दैट यू डोंट कंट्रोल को ट्रैफिक दैट यू ओन में बदल देते हो। मैंने उलझन में पूछा कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, जो लोग तुम्हारी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जिस पल वो तुम्हें अपना नाम या ईमेल आईडी दे देते हैं, वो तुम्हारी लिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अब तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म को पैसे देने की जरूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए। अब वो तुम्हारे घर के मेहमान हैं। तुम जब चाहो उनसे बात कर सकते हो, अपनी कहानियां सुना सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक सिर्फ दूसरों के चबूतरे पर अपनी दुकान सजाने की कोशिश कर रहा था। कबीर भाई की बात ने मुझे डरा भी दिया और उम्मीद भी दी। उन्होंने आगे कहा कि अर्जुन, ये जो तुम्हारी लिस्ट है, ये सिर्फ नामों का ढेर नहीं है, ये उन लोगों का भरोसा है जो तुमने कमाया है, और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए तुम्हें उनसे रोजाना बात करनी होगी। उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने सोप ओपेरा सीक्वेंस कहा। उन्होंने समझाया कि जैसे टीवी सीरियल्स में हर एपिसोड एक सस्पेंस पर खत्म होता है और तुम अगले दिन का इंतजार करते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी कहानियां सुनानी होंगी। पहले दिन अपनी पहचान बताओ, दूसरे दिन उस बड़ी मुश्किल का जिक्र करो जिससे तुम जूझ रहे थे,
तीसरे दिन उस एपिफनी या उस अचानक आई समझ के बारे में बताओ जिसने सब बदल दिया। लोगों को अपनी जिंदगी के उस ड्रामे का हिस्सा बनाओ। जब वो तुम्हारी कहानी में खुद को देखने लगेंगे तो वो तुम्हारे सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन जाएंगे। हवा में मोगरे की खुशबू तैर रही थी और मेरे दिमाग में विचारों का एक नया समंदर हिलोरे ले रहा था। कबीर भाई की बातें मुझे सिखा रही थी कि बिजनेस कोई गणित का सवाल नहीं है बल्कि ये इंसानी जज्बातों की एक कला है। उन्होंने कहा कि एक बार जब तुम्हारी कहानी शुरू हो जाए तो उसे कभी रुकने मत देना। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को अपनी सीख से जोड़ो। इसे उन्होंने सीनफेल्ड सीक्वेंस का नाम दिया। ऐसी बातें जिनका शायद कोई बड़ा मकसद न लगे पर जो तुम्हारी शख्सियत को लोगों के सामने जिंदा रखती है। तुम आज क्या खा रहे हो, तुम किस बात पर हंसे या तुम्हें किस बात ने परेशान किया। जब तुम ये सब साझा करते हो तो लोग महसूस करते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह एक जिंदा इंसान हो। मुझे लगा कि जैसे मैं अब तक एक मुखौटा पहनकर काम कर रहा था और कबीर भाई ने आज वो मुखौटा उतारने की हिम्मत दे दी थी। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आ गया था और बगीचे की घास पर पड़ी ओस धीरे धीरे ओझल हो रही थी, ठीक मेरी उन गलतफहमियों की तरह जो अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। कबीर भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोले कि अर्जुन, याद रखना, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। तुम जैसे हो वैसे ही पेश आओ, बस अपनी उस कहानी को सलीके से कहना सीख लो। मैंने सर झुकाकर उनकी बात मानी और मुझे लगा कि आज से मेरा काम सिर्फ बेचना नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बुनना होगा। कबीर भाई उठकर अंदर जाने लगे पर उनके कदमों की चाप में एक ऐसी स्थिरता थी जो मुझे बता रही थी कि अभी तो मैंने सिर्फ पन्ने पलटना शुरू किया है, पूरी किताब तो अभी बाकी है। दोपहर की धूप अब मेरे कमरे की दीवारों पर अपनी चमक छोड़ रही थी और मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, पर इस बार मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच नहीं रही थी। मैं बस उन अनगिनत टेप्स को देख रहा था जो मैंने खोल रखे थे। सैकड़ों वेबसाइट्स, हजारों विज्ञापन और न जाने कितने ही आइडियाज जो मेरे दिमाग में खिचड़ी बना रहे थे। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा ओरिजिनल बनाना है जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो, कुछ ऐसा जो रातों रात सबको हैरान कर दे। तभी पीछे से कबीर भाई की आवाज आई, अर्जुन, क्या तुम उस पहिए को दोबारा ईजाद करने की कोशिश कर रहे हो जो हजारों सालों से गोल ही घूम रहा है? स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में, जहां हम जिंदगी और काम के उन बारीक रास्तों को समझते हैं जिन्हें अक्सर हम अपनी ईगो की वजह से अनदेखा कर देते हैं। कबीर भाई मेरे पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने मेरी स्क्रीन पर खुली उन टेढ़मेढ़ी डिजाइन्स को देखा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि छोटे, अगर तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है तो क्या तुम खुद का नया रास्ता बनाओगे या उस हाईवे पर चलोगे जिसे हजारों गाड़ियां पहले ही आजमा चुकी हैं? मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा कि भाई, मैं बस कुछ अलग करना चाहता था। कबीर भाई ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा कि अलग करने और बेवकूफी करने में बहुत महीन लकीर होती है। देखो, इंटरनेट की इस दुनिया में तुमसे पहले भी बहुत से लोग उसी मंजिल तक पहुंचे हैं जहां तुम जाना चाहते हो। उन्होंने वो रास्ता पहले ही टेस्ट कर लिया है। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तुम्हें बस ये देखना है कि जो लोग आज कामयाब हैं वो कर क्या रहे हैं, वो किस तरह के एड्स चला रहे हैं, उनकी लैंडिंग पेज कैसी दिखती है, वो अपने ग्राहकों से पहली बार क्या कहते हैं और फिर उन्हें आगे कहाँ ले जाते हैं। तुम्हें उनका फ्लो समझना है, उनका आइडिया चोरी नहीं करना, बल्कि उस स्ट्रक्चर को समझना है जो लोगों के दिमाग पर काम करता है। उन्होंने समझाया कि अगर तुम किसी कामयाब इंसान के रास्ते को बारीकी से देखोगे तो तुम्हें 5 चीजें साफ दिखने लगेंगी। उनके डेमोग्राफिक्स, यानी वो लोग कौन हैं, उनका ऑफर क्या है, उनका लैंडिंग पेज कैसा है, उनका ट्रैफिक सोर्स क्या है और उनकी एड कॉपी, यानी वो शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास ये 5 जवाब होंगे तो तुम अंधेरे में तीर नहीं चलाओगे। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैं तो बस अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहा था
बिना ये देखे कि लोग असल में क्या पसंद कर रहे हैं। कबीर भाई ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सोचो, बाहर सड़क पर 3 तरह के लोग चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए तुम एक अजनबी हो, ये कोल्ड ट्रैफिक है। कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या है और शायद उन्होंने तुम्हारा नाम कहीं सुना है, ये वार्म ट्रैफिक है। और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो जानते हैं कि तुम उनकी मुश्किल हल कर सकते हो, ये हॉट ट्रैफिक है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम इन तीनों से एक ही तरह की बात कर सकते हो? मैंने सिर हिलाया, नहीं भाई, अजनबी को तो पहले अपना परिचय देना होगा। कबीर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल सही, यही लोग गलती करते हैं। वो एक ही विज्ञापन सबको दिखाते हैं। तुम्हें हर तरह के इंसान के लिए एक ब्रिज यानी एक पुल बनाना होगा। ये पुल ही तय करता है कि सामने वाला इंसान तुम्हारे घर के अंदर आएगा या बाहर से ही लौट जाएगा। इसे ही प्री फ्रेम कहते हैं। अगर कोई इंसान किसी ठंडी अनजानी जगह से आ रहा है तो उसे सीधे बाय नाउ का बटन मत दिखाओ। उसे पहले अपनी कहानी सुनाओ, उसे उस माहौल के लिए तैयार करो, जैसे किसी को फिल्म दिखाने से पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, वैसे ही तुम्हें उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना होगा। कबीर भाई ने आगे समझाया कि एक बार जब वो तुम्हारे इस ब्रिज को पार कर लेते हैं तो शुरू होते हैं वो 7 पड़ाव, जिन्हें पार करके ही कोई तुम्हारा सच्चा मुरीद बनता है। सबसे पहले तुम उनकी टेम्परेचर चेक करते हो, फिर उन्हें उस प्री फ्रेम वाले पुल से गुजारते हो। इसके बाद तुम उन्हें कुछ ऐसा देते हो जिससे तुम्हें पता चले कि वो वाकई तुम्हारी बात सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। इसे क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर्स कहते हैं। जब वो तुम्हें अपना ईमेल या नाम दे देते हैं तो वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। अब तुम्हें देखना है कि इनमें से कौन है जो अपनी समस्या सुलझाने के लिए थोड़ा निवेश करने को तैयार है, जिसे हम क्वालिफाइंग बायर्स कहते हैं। यहां तुम उन्हें एक छोटा, बहुत ही सस्ता लेकिन बेहद कीमती ऑफर देते हो। कबीर भाई की बातों ने मेरे अंदर के उस डर को खत्म कर दिया था कि मुझे सब कुछ खुद ही सोचना है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये पूरा रास्ता एक सफर की तरह है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तुम उन्हें पहचानते जाते हो। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना है जो हाइपर एक्टिव, जो बस एक हल की तलाश में है और तुम्हारे साथ आखिरी मंजिल तक जाने को तैयार है। और सबसे जरूरी बात, जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम्हें उनके साथ अपना रिश्ता गहरा करना है। उन्हें सिर्फ एक नंबर मत समझो, उन्हें एक इंसान समझो जिसकी तुम मदद कर रहे हो। वो दोपहर ढलने लगी थी और कबीर भाई की बातों ने मेरे सामने उस धुंधले हाईवे को बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने आखिर में एक गहरी बात कही कि अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो रुककर बस ये देखना कि सामने वाला इंसान इस वक्त कैसा महसूस कर रहा होगा। क्या वो डरा हुआ है? क्या वो उलझन में है? तुम्हारी हर फेज का मकसद उसकी उस उलझन को कम करना होना चाहिए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा कि कल हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे ये पूरा रास्ता बनता है, ताकि तुम अपनी इस इमारत को मजबूती से खड़ा कर सको। मैं अपने लैपटॉप को एक नई नजरिया से देख रहा था। अब वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि वो पुल बनाने का एक औजार बन चुकी थी। कबीर भाई बाहर चले गए और मैं अपनी पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर उस नए नक्शे को समझने बैठ गया जो उन्होंने अभी अभी मेरे जहन में उकेरा था। मुझे पता था कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास वो नक्शा है जो हजारों कामयाब मुसाफिरों ने छोड़ा है और अब मुझे बस सही कदमों के साथ आगे बढ़ना है। शाम ढलने लगी थी और आसमान में नारंगी रंग की एक अजीब सी शांति बिखरी हुई थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा नीचे सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देख रहा था। कल तक जो भागदौड़ मुझे डराती थी, आज उसमें एक लय नजर आ रही थी। तभी कबीर भाई पीछे से आए। उनके हाथ में 2 छोटे लकड़ी के गुटके थे जो शायद उन्होंने पास के किसी कारपेंटर की दुकान से उठाए थे। उन्होंने एक गुटका मेज पर रखा और बोले, अर्जुन, लोग अक्सर बड़ी इमारत को देखकर हैरान होते हैं,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो पूरी इमारत सिर्फ चंद तरह की ईंटों के बार बार इस्तेमाल से बनी है। मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसे हम एक बड़ा बिजनेस या फनल कहते हैं, वो भी असल में कुछ खास बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है। तुम्हें हर बार कुछ नया नहीं बनाना, तुम्हें बस ये समझना है कि कौन सी ईंट कहां फिट होगी। उन्होंने समझाया कि ये ईंटें 3 तरह की होती है। पहली वो जो किसी का ध्यान खींचती है, जिन्हें हम प्री फ्रेम कहते हैं। ये वो पहला एहसास है जो तुम किसी के मन में जगाते हो। जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में घुसने से पहले उसकी खुशबू तुम्हें भूख का एहसास करा देती है, वैसे ही तुम्हारा विज्ञापन या तुम्हारी पहली पोस्ट उस इंसान को मानसिक रूप से तैयार कर देनी चाहिए। कबीर भाई ने उन लकड़ी के गुटकों को एक के ऊपर एक रखते हुए कहा कि इसके बाद आती है लीड पकड़ने वाली ईंट। यहां तुम बस ये देख रहे हो कि कौन तुम्हारी बात सुनने के लिए अपनी जगह से हिलने को तैयार है। यहां कोई बड़ा सौदा नहीं हो रहा, बस एक छोटा सा हाथ मिलाना है। मुझे याद आया कि मैं हमेशा लोगों को सीधे सबसे महंगा सामान बेचने की कोशिश करता था। कबीर भाई ने मेरी झिझक को ताड़ लिया और बोले कि अर्जुन, अगर तुम किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही शादी के लिए पूछ लोगे तो वो भाग ही जाएगा ना। तुम्हें पहले उसे एक बेट देना होगा, कुछ ऐसा जो इतना कीमती हो कि वो उसे मना न कर सके, लेकिन इतना आसान हो कि उसे लेने में कोई रिस्क न लगे। इसे तुम फ्रंट एंड कह सकते हो। यहां तुम्हारा मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि एक ग्राहक कमाना है। अगर तुम्हारा ये छोटा सा ऑफर तुम्हारे विज्ञापनों का खर्चा भी निकाल ले तो तुम जीत गए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो इंसान है जिसने तुम्हें अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया है। और याद रखना, जो इंसान एक बार अपनी जेब ढीली करता है उसका भरोसा जीतना आसान हो जाता है। उन्होंने उन गुटकों के बीच एक छोटा कागज का टुकड़ा फंसा दिया और कहा कि अब शुरू होती है असली कलाकारी, जिसे हम अपसेल्स कहते हैं। जब कोई इंसान खरीदारी के मूड में होता है तो उसका दिमाग हाँ कहने के लिए तैयार होता है। उस वक्त अगर तुम उसकी मदद करने के लिए कुछ और बेहतर पेश करते हो तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। लेकिन यहां लालच नहीं, बल्कि उसकी समस्या का पूरा समाधान होना चाहिए। अगर उसने तुमसे कैमरा खरीदा है तो उसे मेमोरी कार्ड और ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी ही। तुम बस उसे वो सब एक साथ देकर उसका काम आसान कर रहे हो। मैंने धीरे से पूछा कि भाई, अगर वो मना कर दे तो? कबीर भाई हंसे और बोले कि तो उसे एक डाउन सेल दे दो, कुछ ऐसा जो शायद थोड़ा कम हो पर उसकी पहुंच में हो। मकसद उसे अपने इस सफर में साथ रखना है, उसे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं। अंधेरा गहराने लगा था और अब कबीर भाई की बातें मुझे एक जादुई नक्शे की तरह लगने लगी थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये जो शुरुआती रास्ते हैं जैसे 2 स्टेप फ्री प्लस शिपिंग या सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर, ये सिर्फ तुम्हें नए लोगों से मिलवाने के लिए है। असली खजाना तो बैकएंड में छिपा है, जहां तुम उन्हें वो देते हो जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और जो तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। यहां पहुंचते पहुंचते भीड़ छंट जाती है और सिर्फ वही लोग बचते हैं जो तुम्हारे काम की असल कद्र करते हैं। इसे तुम कंटिन्यूटी भी कह सकते हो, जहां तुम उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हो जो हर महीने हर साल चलता रहता है। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक सिर्फ एक बार बेचने की फिराक में रहता था, जबकि मुझे तो एक ऐसा सिलसिला बनाना था जो कभी खत्म ही ना हो। कबीर भाई ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि हर कामयाब कहानी के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो तुम्हारा स्टार स्टोरी सॉल्यूशन हो या हु व्हाट व्हाई हाउस वाला तरीका। तुम्हें अपनी बात को एक ऐसे साँचे में ढालना होगा कि सामने वाला उसे सुनते ही अपनी जिंदगी से जोड़ ले। उसे लगना चाहिए कि ये कहानी उसकी है, ये मुश्किल उसकी है और ये समाधान भी उसी के लिए बना है। उन्होंने मेज पर रखे उन लकड़ी के गुटकों को समेटा और बोले कि कल हम इन अलग अलग रास्तों के ढांचे को करीब से देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा सर्वे तुम्हें यह बता सकता है कि लोग क्या चाहते हैं।
या कैसे एक वेबिनार के जरिए तुम सैकड़ों लोगों के साथ एक साथ जुड़ सकते हो। अर्जुन, ये सब सुनने में शायद तकनीकी लगे, पर असल में ये सिर्फ इंसानी स्वभाव को समझने का एक तरीका है। हम वही कर रहे हैं जो सदियों से हाट बाजारों में होता आया है, बस अब हम इसे डिजिटल पर्दे पर कर रहे हैं। कबीर भाई कमरे से बाहर चले गए और मैं वही बैठा उस मेज को देखता रहा। मुझे अब वो गुटके सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं, बल्कि मेरी आने वाली कामयाबी की नींव की ईंटें लग रहे थे। रात की खामोशी में मुझे पहली बार ये यकीन हुआ कि अगर मेरे पास सही ब्लूप्रिंट है तो मैं भी एक ऐसी इमारत खड़ी कर सकता हूं जिसकी चमक दूर तक जाएगी। मेरी आंखों में अब थकावट नहीं, बल्कि एक नए कल की चमक थी। अगले दिन आसमान में बादलों की लुकाछिपी चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हम दोनों बरामदे में बैठे थे और बारिश की उस सोंधी खुशबू का मजा ले रहे थे। कबीर भाई अपनी डायरी में कुछ लकीरें खींच रहे थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि अर्जुन, कल हमने उन ईंटों की बात की थी जिनसे इमारत बनती है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही ईंटों से कोई मंदिर बनाता है, कोई घर और कोई महल? सामान तो वही है, बस उसे जोड़ने का तरीका बदल जाता है। मैंने अपनी चाय का घूंट भरते हुए पूछा कि भाई, क्या आप उन अलग अलग तरह के रास्तों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर देखते हैं? उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल, इन्हें लोग फनल्स का नाम देते हैं, पर असल में ये किसी इंसान के साथ तुम्हारे रिश्ते के अलग अलग पड़ाव है। उन्होंने डायरी में एक छोटा सा नक्शा बनाया और कहा कि मान लो तुम्हें किसी अजनबी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है, तो क्या तुम उसे सीधे अपने घर के सबसे अंदरूनी कमरे में ले जाओगे? जाहिर है नहीं। तुम पहले उसे बाहर मिलोगे, फिर चाय पर बुलाओगे और धीरे धीरे भरोसा बढ़ने पर उसे अपनी निजी बातें बताओगे। कबीर भाई ने समझाया कि सबसे पहला और आसान रास्ता है 2 स्टेप फ्री प्लस शिपिंग। यहां तुम लोगों को कुछ ऐसा देते हो जो बिल्कुल मुफ्त है, बस उन्हें उसकी डिलीवरी का छोटा सा खर्च उठाना होता है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। यहां तुम ये नहीं देख रहे कि तुमने कितना पैसा कमाया, तुम ये देख रहे हो कि कितने लोगों ने तुम्हारे ऑफर के लिए अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। इंटरनेट की दुनिया में जो इंसान एक बार बायर बन जाता है, वो तुम्हारे दूसरे चीजों को भी खरीदने की हिम्मत रखता है। मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा कि भाई, पर इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं मुफ्त में चीजें बांटने लगा। कबीर भाई हंसे और बोले कि यही तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा मकसद उस एक मुफ्त चीज से अमीर बनना नहीं है, बल्कि उस इंसान को अपने दरवाजे के अंदर लाना है। एक बार वो अंदर आ गया तो तुम उसे अपनी दूसरी जरूरी चीजें दिखा सकते हो, जिससे तुम्हारा सारा खर्च भी निकल जाएगा और मुनाफा भी होगा। इसे ही सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर कहते हैं, जहां तुम्हारा फ्रंट एंड विज्ञापन का पैसा खुद ब खुद वापस ले आता है। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी और बरामदे में ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। कबीर भाई ने अपनी कुर्सी थोड़ी पास खिसकाई और एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अर्जुन, कभी कभी लोग तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें उस तरीके पर भरोसा नहीं है जिसे तुम बता रहे हो। इसे समझाने के लिए उन्होंने वेबिनार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा रास्ता है जहां तुम लोगों को सिर्फ सामान नहीं बेचते, बल्कि उनके सोचने का तरीका बदलते हो। तुम्हें उनके दिमाग की उन फॉल्स बिलीफ्स यानी गलत धारणाओं को तोड़ना होता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे पहले तुम्हें उन्हें उस नए अवसर पर यकीन दिलाना होगा जिसे तुम लेकर आए हो। अगर वो इस बात पर यकीन कर ले कि तुम्हारा बताया हुआ रास्ता ही उनकी मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है, तो बाकी सारी रुकावटें खुद ब खुद गिर जाएंगी। फिर तुम्हें उनके अंदर के उस डर को खत्म करना होगा कि क्या वो खुद ये कर पाएंगे, और आखिर में उन बाहरी मुश्किलों का हल देना होगा जो उन्हें रोक सकती है। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर समझा रहा था, जबकि मुझे तो उनकी उन मानसिक बेड़ियों को काटना चाहिए था जो उन्हें रोक रही थी। कबीर भाई ने बताया
कि जब तुम ये सब कर लेते हो तो आखिर में आता है द स्टैक। यहां तुम उन्हें यह दिखाते हो कि तुम उन्हें सिर्फ एक चीज नहीं दे रहे, बल्कि उन सारी चीजों का पूरा जखीरा दे रहे हो जो उन्हें कामयाब बनाएंगी। जब लोग उस पूरी वैल्यू को देखते हैं तो कीमत उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्हें लगता है कि ये तो एक नो ब्रेनर सौदा है। मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्तियां एक साथ जल गई हों। कबीर भाई ने आगे बढ़ते हुए एक और मजेदार बात बताई, जिसे वो इनविजिबल फनल कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सोचो, अगर तुम लोगों को यह कहो कि मेरी वर्कशॉप में आओ, अगर तुम्हें पसंद आए तभी पैसे देना, तो क्या होगा? मैंने कहा कि भाई, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। वो बोले कि नहीं अर्जुन, ये भरोसे की पराकाष्ठा है। जब तुम अपनी काबिलियत पर इतना यकीन रखते हो कि तुम लोगों को पहले अनुभव करने देते हो और फिर पैसे मांगते हो, तो लोगों का तुम पर अटूट विश्वास हो जाता है। बात अब और भी गंभीर होती जा रही थी। कबीर भाई ने हाई टिकट रास्तों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बहुत ऊपर तक आ जाता है तो उसे अब आम चीजें नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा पर्सनल टच चाहिए। यहां तुम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो। तुम सबको अंदर नहीं आने देते। तुम चुनते हो कि तुम किसके साथ काम करना चाहते हो। इससे तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है। लोग उस क्लब का हिस्सा बनने के लिए कतार लगाते हैं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। कबीर भाई की इन बातों ने मेरे अंदर के उस छोटे दुकानदार को खत्म कर दिया था और एक विजनरी लीडर की सोच पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये सारे रास्ते, चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जहां तुम कहानियों के जरिए सस्पेंस बनाते हो, या कंटिन्यूटी जहां तुम लोगों की जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन जाते हो, इन सब का आधार एक ही है और वो है इंसानी रिश्ता। शाम हो चुकी थी और बारिश अब थम गई थी, लेकिन जमीन अभी गीली थी और उसमें से मिट्टी की एक सोंधी महक आ रही थी। कबीर भाई ने अपनी डायरी बंद की और उठते हुए बोले कि आज तुमने देख लिया कि ये अलग अलग इमारतें कैसे दिखती हैं। कल हम ये बात करेंगे कि इन इमारतों के अंदर रोशनी कैसे करनी है, यानी उस ट्रैफिक को कैसे संभालना है और कैसे अपनी इस पूरी सल्तनत को मजबूती से चलाना है। मैं वहीं बैठा रहा और उन गीले पत्तों को देख रहा था जिन पर गिरती पानी की बूंदें अब भी चमक रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरा काम सिर्फ बेचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर तैयार करना है जहां मेरा ग्राहक हर कदम पर खुद को बेहतर महसूस करे। कबीर भाई अंदर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अब उस अंधेरी सुरंग से बाहर आ चुका हूं और मेरे सामने एक विशाल मैदान है जहां मैं अपनी मर्जी की कोई भी खूबसूरत इमारत खड़ी कर सकता हूं। बस मुझे अपनी नीयत और अपनी कहानी पर टिके रहना है। अब मुझे कल का इंतजार था जब ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ने वाली थी और मुझे मेरा पूरा नक्शा मिलने वाला था। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे थे, मैं अपनी उस पुरानी डायरी को देख रहा था जो अब कबीर भाई के बताए नक्शों और मेरी अपनी उलझनों के सुलझने की गवाह बन चुकी थी। बाहर की बारिश थम चुकी थी, पर पत्तों से टपकती बूंदों की आवाज एक लय पैदा कर रही थी जो मुझे याद दिला रही थी कि जिंदगी में भी हर चीज एक क्रम में होती है। कबीर भाई कमरे में आए। उनके हाथ में 2 प्याले गर्म दूध के थे। उन्होंने एक प्याला मेरी तरफ बढ़ाया और बोले कि अर्जुन, अब जब तुम इस पूरे शहर का ढांचा समझ चुके हो तो आखिरी और सबसे जरूरी बात याद रखना, तुम्हारी ये पूरी मेहनत तब तक अधूरी है जब तक तुम उस ट्रैफिक को नहीं समझ लेते जो इस शहर की जान है। मैंने दूध का घूंट लिया और पूछा कि भाई, क्या ट्रैफिक का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है जो मेरी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं? उन्होंने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं, ट्रैफिक सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो असली इंसान है जो किसी न किसी उम्मीद में इंटरनेट पर घूम रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में सिर्फ 3 तरह के ट्रैफिक होते हैं। पहला वो ट्रैफिक जिसे तुम कंट्रोल करते हो, जैसे तुम किसी को पैसे देते हो और वो तुम्हारी दुकान के सामने भीड़ खड़ी कर देता है। ये अच्छा है क्योंकि तुम तय कर सकते हो कि कौन आएगा
और कहा जाएगा, पर यह महंगा पड़ता है। दूसरा वो ट्रैफिक है जिसे तुम कंट्रोल नहीं करते। ये वो लोग हैं जो अचानक कहीं से तुम्हारी बात सुनकर आ जाते हैं, शायद किसी सर्च इंजन से या किसी की सिफारिश से। ये भी बढ़िया है, पर तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी रुक सकता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे कीमती हिस्सा, द ट्रैफिक दैट यू ओन। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी उस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं जिसे हमने पहले बनाया था। ये तुम्हारा असली खजाना है। जब तुम चाहो तुम इन्हें एक संदेश भेज सकते हो, अपनी नई कहानी सुना सकते हो और इनके साथ अपने रिश्ते को और गहरा कर सकते हो। कबीर भाई ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारा असली मकसद इस दुनिया के बाकी दोनों तरह के ट्रैफिक को पकड़कर उसे ओन ट्रैफिक में बदलना है। मैंने खिड़की के बाहर देखा, जहां दूर कहीं एक रोशनी चमक रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि मैं अब तक सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठा था। कबीर भाई ने आगे कहा कि अर्जुन, एक बार जब तुम्हारे पास ये अपनी भीड़ हो जाए तो तुम्हें फनल स्टैकिंग की कला सीखनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें हर दिन कुछ नया बेचने लगो। इसका मतलब यह है कि तुम उन्हें उस वैल्यू लैडर पर धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। जैसे एक छोटा सा रास्ता उन्हें तुम्हारी पहली सीढ़ी पर लाया, वैसे ही अगला रास्ता उन्हें और ऊंचे मुकाम तक ले जाएगा। तुम उन्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने वाले गाइड हो। कबीर भाई ने समझाया कि असली लीडर वही है जो अपने ग्राहकों को सिर्फ सामान नहीं देता, बल्कि उन्हें उस आखिरी रिजल्ट तक पहुंचाता है जिसका उसने वादा किया था। अगर तुम उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रहे तो वो तुम्हारे साथ उम्र भर का रिश्ता जोड़ लेंगे। उन्होंने दूध का खाली प्याला मेज पर रखा और बोले कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई, ये सब शुरू कहां से करूं? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है। सिर्फ एक ड्रीम कस्टमर, सिर्फ एक बेट और सिर्फ एक रिजल्ट। जब तुम उस एक चीज में माहिर हो जाते हो, तब तुम बाकी रास्तों को जोड़ना शुरू करते हो। अपनी इस पूरी सल्तनत को एक साथ काम करते हुए देखना एक अद्भुत एहसास है, जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से की मदद कर रहा है और तुम उस सब के बीच एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर की तरह खड़े हो जो सबको राह दिखा रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरी घबराहट अब एक शांत आत्मविश्वास में बदल गई थी। कबीर भाई की बातें कोई थ्योरी नहीं थी, वो तो जीने का एक तरीका थी। सुबह होने वाली थी और आसमान का रंग अब गहरा नीला होने लगा था। कबीर भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अर्जुन, ये सफर अब तुम्हारा है। मैंने तुम्हें वो नक्शा दे दिया है जो हजारों सालों के इंसानी स्वभाव और आज की तकनीक का निचोड़ है। अब ये तुम पर है कि तुम अपनी कहानी को कितनी सच्चाई के साथ कहते हो। याद रखना, तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहे, तुम किसी की मुश्किल हल करने के लिए ये सब कर रहे हो। और जब तुम्हारी नीयत में ये बात साफ होती है तो कायनात खुद तुम्हें रास्ता दिखाने लगती है। मैंने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी चैन की सांस ली। मुझे पता था कि अब मेरे सामने कोई भी चुनौती आए, मेरे पास उसे सुलझाने का हुनर है। कबीर भाई कमरे से बाहर चले गए और मैं अकेला उस उगते सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं एक पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहा हूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा का मकसद भी यही है कि हम अपनी उलझनों से ऊपर उठकर उन रास्तों को पहचानें जो हमें एक बेहतर और कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। आज की ये बातें सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये वो चाबियां थी जिनसे हम अपनी कामयाबी के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में दाखिल हुई, मुझे अपनी मंजिल साफ दिखने लगी। ये सफर मुश्किल हो सकता है, पर अब मेरे पास वो स्पष्टता थी जो किसी भी डर से बड़ी थी। अपनी सच्चाई को पहचानिए, अपने लोगों को ढूंढिए और उन्हें उस बेहतर कल की तरफ ले चलिए जिसका सपना उन्होंने देखा है। अब समय है काम पर लगने का, अपनी कहानी लिखने का और उस बदलाव को महसूस करने का जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से शुरू होता है।
आप अपनी इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। बस सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए और मंजिल आपका इंतजार करेगी। खुश रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी चमक बिखेरते रहिए। शुभ रात्रि।